हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स है यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के उसकी अक्ष रेखा पर अगर कोई बिंदु हो तो विद्युत क्षेत्र की गणना हमने की थी। आज का बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। यहां पर एक तल भी शब्द आ रहा है, निरक्ष तल भी आ सकता है, विषुवत तल भी आ सकता है। तल से क्या मतलब है वो हमें समझना है। जैसे ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, एक आवेश इधर है एक आवेश इधर है, तो अक्ष रेखा कौन सी होगी जो इन दोनों को मिला रही है, वो तो हो जाएगी अक्ष रेखा जिसकी गणना हमने की थी। निरक्ष रेखा क्या होती, इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है और उसका जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से लंबवत जो होगा। अब लंबवत का क्या मतलब है, वो लंबवत इधर भी हो सकता है, वो लंबवत इधर भी हो सकता है, वो लंबवत नीचे की तरफ भी हो सकता है, मतलब किस तरफ भी लंबवत हो सकता है। इधर आपकी तरफ भी लंबवत हो सकता है, मेरी तरफ भी लंबवत हो सकता है, लंबवत हो सकता है, तो वो एक क्या बना लेगा, एक तल बना लेगा। तो इसलिए यहाँ पर तल शब्द भी उपयोग हम ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए। तो देखिए अगर ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, आता है, तो 1 नंबर का तो चित्र होगा इसका, पहली बात। दूसरी बात, चित्र अगर समझ में आएगा तो डेरिवेशन आएगी, नहीं तो चित्र अलग से रटना पड़ेगा, डेरिवेशन अलग से रटना पड़ेगा। और फिजिक्स में रटना तो नहीं है, खासकर हमारे चैनल पे तो जैसे तल शब्द का भी मतलब आपको बताया गया है, तो हर छोटे से छोटा पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो हम लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव, ये ले लिया -q और इधर ले लिया हमने +q। ये हो गई मिलाने वाली अक्ष रेखा। ये हो गया इन दोनों आवेशों के बीच का मूल बिंदु जिसको हम केंद्र बिंदु बोल सकते हैं। हमने पढ़ रखा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी लेते हैं हम, 2a। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी a और ये दूरी कितनी हो जाएगी a। अब हमें किस पे निकालना है, निरक्ष रेखा पर निकाला। निरक्ष रेखा कौन सी होती है, केंद्र के लंबवत। तो ये हो गई निरक्ष रेखा, ये हो गई निरक्ष रेखा। अब ये आपको क्या सीधी लाइन लेनी है एकदम से। इसके बिंदु P पर, ये हमने ले लिया कोई बिंदु P जहां पर हमने +q0 आवेश रखा हुआ है, +q0 परीक्षण आवेश हमने रखा हुआ है, और इस P बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए बिल्कुल चित्र ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चित्र है। यहां पर है माइनस आवेश और यहां पर है प्लस आवेश। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, और वो बल कैसा होगा, संरेखीय बल होगा। तो वो बल इस हिसाब से सीधी लाइन हमें खींचनी है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा की दर से होगी प्लस से माइनस की ओर, तो ये हो जाएगा E1 विद्युत क्षेत्र। अब ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो वो बल किधर लगेगा, वो बल लगेगा इधर की ओर, और इसको नाम दे देते हैं हम E2, विद्युत क्षेत्र E2। अब देखिए हमने मान लिया ये कोण कितना है, थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। अब ये थीटा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये कोण कितना है, थीटा, और यहीं पर हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि पैरेलल अगर लाइन हम खींचते हैं किसी भी रेखा के तो समान ही कोण बनता है। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा ही कोण होगा। अब इस E1 के घटक हम देखते हैं।
घटक अगर हम देखते हैं तो देखिए, यदि E1 को हम इधर लेकर आए, इस बिंदु पर लेकर आए, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, E1 साइन थीटा। इधर अगर हम लेकर जाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा 0, थीटा 0 हो जाएगा तो ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, E1 कोस थीटा। ये तो आ गए किसके, इस E1 के घटक आ गए। अब E2 के घटक देखते हैं। तो अगर इस E2 को इधर लेकर आएंगे, इस लाइन पर लेके आएंगे, तो 90 डिग्री का कौन हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे लंबवत घटक कौन सा आएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये घटक कौन सा हो जाएगा, E2 कोस थीटा। इन दोनों के बीच की दूरी, जो P बिंदु से केंद्र की दूरी हमने मान ली कितनी है, R। तो अगर ये आप एक एक चीज निरूपित कर देते हो तो आपका एक नंबर पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है। इसको मान लेते हैं बिंदु A और इसको मान लेते हैं बिंदु B। इतना अगर आपने चित्र बना दिया तब आपका एक नंबर फिक्स हो गया। ये एक नंबर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ड्राइंग का एक नंबर है। ड्राइंग के साथ थोड़ी सी फिजिक्स समझनी होती है। कई बार क्या करते हैं, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये E2 साइन थीटा लिखेगी कोस थीटा लिखे, तो वो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाद में एकदम सही चीज हो जाएगी। अब देखिए त्रिभुज कौन सा, AOP त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये ए कोण क्या है, 90 डिग्री लंब डाला हुआ है। तो समकोण त्रिभुज AOP से समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर आधार कितना हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AO कितना है, ये दूरी कितनी है, A स्क्वायर प्लस OP, ये दूरी कितनी मान रखिए, R स्क्वायर। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो जाएगा। साथ में ही अब देखिए, साथ में लिखते हुए चलना क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मिटाना पड़ेगा। त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज हम कौन सा लेते हैं, BOP से। तो ये त्रिभुज भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा BP स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। BO स्क्वायर OP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर कितना हो जाएगा, BO कितना है, A स्क्वायर, OP ये दूरी कितनी है, R स्क्वायर। तो BP ये स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमने ये दूरी भी निकाली, AP भी निकाल ली और BP भी निकाल ली, सारी दूरियां हमने निकाली है। अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। पहले हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र E1। विद्युत क्षेत्र E1 या माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1, माइनस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 बराबर, सूत्र हमें पता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। तो E1 क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र K, आवेश का परिमाण Q। अब देखिए दूरी इस आवेश और इस आवेश की दूरी क्या है, AP स्क्वायर। दिशा किधर है, P से A की तरफ, तो दिशा हम ले लेते हैं P से A की ओर, ठीक है। तो अब AP का मान हम रख देते हैं, AP का मान कितना जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये जाएगा KQ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 2। ये हो जाएगा मान KP बराबर
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 2, या फिर एपी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट से ये कट जाएगा तो यहीं पे लिख देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण 1। E1 की गणना हमने कर ली, दिशा क्या है, P से A की ओर। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर, E2 हमने नाम दे रखा है प्लस Q आवेश के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, KQ BP स्क्वायर, दूरी कितनी है BP स्क्वायर, और दिशा किधर से किधर है, B से P की ओर, बाहर की ओर है तो B से P की ओर, B से P की ओर मान रख देते हैं BP का, तो यहां पर KQ BP का मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहां पर सीधा क्या आ जाएगा, के क्यू और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया E2, समीकरण 2। अब चित्र पे आते हैं वापस, देखिए पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहां पर KQ है, यहां पर KQ है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो परिमाण समीकरण 1 व 2 से अगर हम दिशा छोड़ दें और किसकी बात करें, परिमाण की, तो परिमाण में दोनों क्या है, बराबर हैं, परिमाण में दोनों क्या है, बराबर। यहां पर KQ है, यहां पर KQ है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दोनों परिमाण में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब परिमाण में बराबर हो गए तो E1 किसके बराबर हो गया, E2 के। यहां पर E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा तो है ऊपर की ओर, और E1 साइन थीटा है नीचे की ओर। चूंकि परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, तो ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखो वापस चित्र में आऊं, E1 कोस थीटा भी इधर जा रहा है, E2 कोस थीटा भी इधर जा रहा है, दोनों की दिशा क्या है, समान है, परिमाण भी क्या है, समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा परिमाण में बराबर व दिशा समान होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ जाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। दिशा किधर होगी, देखिए दिशा किधर है, इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। हमने नोट किया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, इधर, माइनस से प्लस की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इसलिए यहां पे हम क्या लगा देंगे, माइनस पी के का क्या मतलब है, परिणामी विद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव
ध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा माइनस P, परिणामी विद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये कौन बता रहा है? माइनस P कैप बता रहा है। अब देखिए E1 और E2 परिमाण में तो क्या है? बराबर है। तो E1 की जगह या E2 रख दो, E2 की जगह या E1 रख दो। तो हमारे पास सूत्र जो बन जाएगा E सदिश cos थीटा तो आ जाएगा कॉमन, क्योंकि E1 पहले रख लेते हैं E1 cos थीटा, E2 की जगह भी क्या रख देते हैं E1 cos थीटा और माइनस P कैप। अब cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा माइनस P कैप, ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा माइनस P कैप। अब हम E1 का मान रख देते हैं। E1 का मान क्या है? के क्यू ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो ये रफ कर देते हैं पहले हम यहां से। तो अब हम मान रखते हैं किसका? E1 का। तो E यहां पे लिख देते हैं निरक्ष, क्योंकि निरक्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। 2 E1 के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और cos थीटा और माइनस P के, ये आ गया। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोई सा भी त्रिभुज ले लो, चाहिए त्रिभुज ले लो, चाहिए त्रिभुज ले लो। ये अगर कोण है तो ये तो क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार कितना है? A। कर्ण कितना है? कर्ण की वैल्यू हमने निकाली थी, AP की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाला मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो E cos थीटा बराबर E निरक्ष बराबर 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा की जगह A √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस P के। अब देखिए इसकी घात 1 और इसकी घात कितनी? अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो इसकी घात कितनी? आधी। ठीक है, अंडर रूट को आधे से दिखाते हैं। आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। घातें कितनी है? 1 प्लस आधा, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 3/2। तो इन दोनों को हटाकर हम केवल क्या लिख सकते हैं? E निरक्ष 2 के क्यू ए बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 और माइनस P के, ये आ गया। अब देखिए दो के क्यू, इस 2 को हम क्या करते हैं? इस 2 को हम यहां पे लिख लेते हैं। के को हम इधर लिख लेते हैं, क्यू को हम इधर लिख लेते हैं और 2 को हमने यहां पर लिख लिया। तो ये किसका सूत्र हो गया? तो ये हमने जो द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, इसको हमने क्या बोला था? द्विध्रुव आघूर्ण बोला था। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो E निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा? के P बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 और माइनस P के। इस माइनस को अब लिख लेते हैं आगे, माइनस के पी के ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। अब जैसे कोई सदिश है A, उसको हम लिख सकते हैं उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो ठीक कोई सदिश P है, उसको हम लिख सकते हैं उसका परिमाण और उसकी
दिशा। तो यहां पर ये P है और P कैप है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सदिश P हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E निरक्ष बराबर माइनस के सदिश P और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। अब देखिए r जो है उसका मान बहुत ज्यादा है a से, ये जो दूरी है इसका मान इस a से बहुत ज्यादा है, तो r स्क्वायर का मान तो और ज्यादा हो जाएगा किससे, a स्क्वायर से। तो a स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, तो नगण्य मान लेंगे तो E निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के पी। अब a स्क्वायर को हम हटा देते हैं, a स्क्वायर को हम हटा देंगे तो r स्क्वायर की घात 3/2। तो यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो E निरक्ष क्या आ जाएगा, E निरक्ष आ जाएगा माइनस के सदिश P और r की घात 3, यह आ जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, जो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, उन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। अब लेते हैं इसका परिमाण। परिमाण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिशा का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो E निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा, के पी बट्टा r की घात 3। के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और r की घात 3। तो यह आ जाएगा। कल जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था E निरक्ष E अक्ष पर वो क्या पढ़ा था, के 2P बट्टा r की घात 3 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टा r की घात 3। अब इस 2 को लिख लेते हैं हम पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा r की घात 3। अब देखिए ये जो है और ये जो है तुलना करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा r क्यूब तो एक ही है, ये इसके बराबर है और ये E निरक्ष के बराबर है, तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, E निरक्ष। तो E अक्ष बराबर क्या हो गया, 2E निरक्ष। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक सूत्र की E अक्ष बराबर 2E निरक्ष, यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण वो 2 गुना होगा किसके, जो विद्युत क्षेत्र होगा E निरक्ष पर, या ये 2 चला जाएगा बट्टा में, तो E निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 E अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा कि जो निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो आधा होगा किसका, अक्ष का। अगर अक्ष का 10 है तो निरक्ष का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो निरक्ष का आधा, इसका अक्ष का आधा होगा किस पर, निरक्ष पर। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है, एक वीडियो और बचा है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर को तैयार कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चंस अगर बाहर से भी आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके, पूरे में से पूरे मार्क्स ले सके। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको समझाई गई है इस चैप्टर के अंदर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।